ये जो बेली फैट है, इसको जाने में कितना टाइम लगता है? झुक रहे हैं, फीड कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये इसको और ज़्यादा खराब कर रहा है। अगर माँ ने सपोज रात में आइसक्रीम खा लिया तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे को जुकाम हो जाए, ठंड लग जाए, फीवर हो जाए? हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कब स्टार्ट कर सकते हैं डिलीवरी के बाद? क्या हो गया, तू बैठ कर के दूध नहीं पिला पाई? उतने में लगने लगता आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं अपने बच्चे को फीड कर पाऊँ। डिलीवरी के बाद बैक पेन का बहुत ज़्यादा लोगों का कंप्लेंट रहता है। हम ऐसे बच्चे को नीचे करके ब्रेस्ट नीचे करके पिलाते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी। जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, सो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो यही सजेस्ट किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये पता चलता है कि आपका बेबी होने वाला है, उस दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये मत सोचिए कि मेरा 0 फिगर बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है। टॉप 3 टिप्स हेयर फॉल रोकने के लिए आफ्टर डिलीवरी। तो ये 3 चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड डिलीवरी के बाद क्या ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? गर्भ संस्कार एग्जैक्टली होता क्या है? मैंने अगर आम का बीज डाला है तो मुझे आम का पेड़ ही मिलेगा, मुझे एप्पल नहीं मिलेगा। किसी भी औरत की लाइफ में 2 मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जब उसकी शादी होती है, और दूसरा जब वो माँ बनती है। और माँ बनने का प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, मर्दों के लिए शायद बहुत सिंपल भी हो सकता है, बट एक औरत के लिए इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा जो उनका चैलेंज आता है वो आता है मेंटल चैलेंज, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। दूसरा चैलेंज आता है फिजिकल चैलेंज, क्योंकि उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो एक लड़की से एक औरत बन रही होती है, तो उसका सफ़र जो होता है, उसका एक ट्रांजिशन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज से भरा हुआ होता है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और एक माँ अपनी लाइफ को अपने खुद पे ध्यान देके और अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देके और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देके किस तरह से एक ईजी लाइफ जी सकती है। सो स्वागत है शिखा मैम आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके ट्राइमेस्टर्स आप डिवाइड करते हो, जैसे जो आप लोग की लैंग्वेज है, जो डॉक्टर्स और आप लोग जिस तरह से बातें करते हो वो ट्राइमेस्टर्स में बात करते हो। ट्राइमेस्टर अगर जिसे नहीं पता है तो बेसिकली 9 मंथ का ये पीरियड होता है। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ सावधानियाँ होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं, और कुछ बहुत सारे चेंजेस बॉडी में जो हो रहे होते हैं उस 3 महीने में होते हैं। अगला 3 महीने फिर कुछ होता है, फिर उसका अगला 3 महीने कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के ट्राइमेस्टर से कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपकी बॉडी में चेंजेस क्या क्या हो रहे होते हैं उस टाइम पे, और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पहली तो सिंपल सी चीज़ है कि जब बॉडी के अंदर कोई नई चीज़ आना शुरू कर रही है तो पहले वो जगह बनाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग होगी। कई लोगों को नहीं भी होती है, बट यूजुअली लोगों को सुबह सुबह जो मॉर्निंग सिकनेस है वो होती ही होती है। मॉर्निंग सिकनेस भी होती है और दिन में भी कभी कभी आपको ये चीज़ फील हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप सुबह उठते से सबसे पहले कुछ ड्राई ले लेते हो तो वो आपको हेल्प करता है कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी ठीक हो जाए। बट इट इज़ वो होनी ही है बिकॉज बॉडी में कुछ जगह बन रही है, तो एक नेचुरल प्रोसेस। तो अगर आप उसके साथ फ्लो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। वो अगर बहुत एग्रेवेट हो रही है देन यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। उसके अलावा ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस होना, थोड़ा सा फिटीग फील करना, क्योंकि अब बॉडी में नए चेंजेस आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होगी, आपको पेन्स शुरू होंगे, थोड़े से बैक पेन होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अब थोड़ी सी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो विमेन शुड एक्चुअली गो फॉर रेस्ट मोर। ज़्यादा हमें अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करें रैदर देन बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल। बिकॉज एक्टिव लाइफस्टाइल तो हमारी है, दैट इज़ वेरी गुड, बट अभी बॉडी को थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो वो जल्दी रिकवर करेगी और जल्दी उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएगी। राइट। एक होता है कि लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो उसका रीज़न क्या है और कितना पेन होना नॉर्मल है? लोअर एब्डोमेन में पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जगह बन रही है। तो वो जो जगह बन रही है वो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। तो उस पेन को वैसे तो हम फ़ील करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अब वो नॉर्मली होएगा ही होएगा। पर अगर बहुत ज़्यादा लगने लगा है आपको तो थोड़ा-सा गर्म पानी से अगर आप सिकाई कर लेते हो, कुछ हॉट वाटर बैग यूज़ करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा रिलीफ़ देता है। और डीप ब्रीथिंग आपको पूरी 9 मंथ्स की जर्नी में बहुत हेल्प करती है। उससे आपका जो यूट्रस है वो अपने आप, एब्डोमेन जो है वो अपने आप धीरे-धीरे बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको उसमें ज़्यादा पेन नहीं फ़ील होगा। अगर राइट। आप डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो वो जो पेट है आपका वो अपने आप अंदर से धक्का मारेगा, तो आपको पेन होगा। लेकिन अगर आप डीप ब्रीदिंग करें तो आप अपने पेट को खुद से ही ओपन
ओपन अप कर रहे बेसिकली हो। और मेडिटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एग्जैक्टली इसमें। एग्जैक्टली काफ़ी सारी चीज़ें आती है, फिर वो गर्भ संस्कार में आ जाते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड बिल्कुल, कर उसके सकते बारे में हैं। भी थोड़ी-सी बात करेंगे हम इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल हर पेरेंट चाह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है जब वो पैदा हो तो एक काफ़ी अच्छा बच्चा रहे जो उनकी बातों को सुने। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो इसमें हमें क्या फूड ऐसे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अवॉइड करने चाहिए? वैसे तो कहा जाता है पपाया और पाइनएप्पल हमें दोनों चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पपाया से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पका हुआ पपाया होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आजकल क्या होता है केमिकल्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो जो रॉ है उसी को पका दिया जा रहा है, तो वो कम्प्लीटली पका हुआ नहीं होता है। तो उससे चांसेस होते हैं कि आपकी जो इनर लाइनिंग है वो कट जाए और उसकी ओके, वजह से मिसकैरेजेस पॉसिबल हैं। वही सेम चीज़ आपकी पाइनएप्पल के साथ होती है। अदरवाइज़ आप सारे फूड्स लीजिए, ज़्यादा अच्छे फूड जो आपको हेल्प करते हैं वो नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है। कर्ड आप लीजिए, आपके लिए उसके लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक है। फाइबर्स इस टाइम पे ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर सभी को ही होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूट्रिशन को शुरू करें, जैसे कि सीड्स लेना शुरू कीजिए, चिया सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को हमेशा सोक्ड लीजिए। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। एंड हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीजिए, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। और ओके, सिर्फ पानी नहीं, हम सोचते पानी से हाइड्रेशन हो रहा है, रैदर देन दैट आपको जैसे कि वाटरी फ्रूट्स मिल रहे हैं, लाइक तरबूज है, देन संतरे हैं, नींबू पानी है, दीज थिंग्स विल हेल्प यू। नारियल पानी इज़ द वंडरफुल थिंग। अगर मैं बोलूँ कि पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में अगर आप नारियल पानी को लेते हो, दैट विल रियली हेल्प यू वेरी वेरी वेल। राइट। सो प्रेगनेंसी को लेके एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है कोई भी महिला है, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो जो कपल होता है उनके बीच में कई सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं फर्स्ट टाइम में। सपोज़ उनके बीच जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, सो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं जब आप प्रेग्नेंट हो ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो यही सजेस्ट किया जाता है कि शांति रखिए, ओके, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ द टाइम जहाँ पर आपकी सर्विक्स भी थोड़ी सी छोटी होती है, जहाँ पर जो आपका माउथ ऑफ द यूट्रस है वो बिल्कुल बहुत ही क्लोज टू द एरिया होता है, तो वो कभी भी ओपन अप होके मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। उस टाइम पे इनफैक्ट आपको अपनी वाइफ को थोड़ा सा सपोर्ट ही करना चाहिए कि उसको जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसमें आप उसको हेल्प करें। कई लोगों के लिए कंफर्टेबल भी होता है, बट येस मोर ओवर इट इज़ ज़्यादा रिस्की, क्योंकि यू कैन नेवर से कि क्या होने वाला है। बट अगर आप थोड़ी सी सावधानी के साथ में चलते हैं तो वो थोड़ा सा फेवरेबल भी आपके लिए वर्क कर सकता है, पर वही है, पर्सन टू पर्सन एंड बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिपेंड करती हैं। राइट। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से ऐसे फूड हैं जो अवॉइड करने चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे कि 4th से 6th मंथ की बात है, तो ये मोस्ट एक्टिव टाइम पीरियड होता है आपका, जब आप क्योंकि आपकी बॉडी ने अब अडॉप्ट कर लिया है वो 3 महीने में जो नई चीज़ होने वाली है, तो अब आपको बहुत एक्टिव फील होगा, आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील होगा, आपके हार्मोन्स हाइपर होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट ऑफ द वुमेन के साथ ये चीज़ें होती हैं, पर कई लोगों के साथ ये चीज़ें उल्टी भी होती हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे क्रेविंग्स बहुत होती है, तो हम उल्टा सीधा खाते हैं। ऑब्वियसली खाया तो सभी ने होता है थोड़ा बहुत, पर थोड़ा बहुत ही वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप डेली में उसको लेकर आओगे तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट जो नौजिया वाली फीलिंग है वो और बढ़ने लग जाएगी। तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खाना खाएं, जैसे कि न्यूट्रिशियस हो, जैसे कि बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है तो आप वॉलनट्स को इंक्लूड कीजिए, बादाम इंक्लूड कीजिए, मूंगफली खाइए, ये सारी चीज़ों को सोक करके खाएंगे तो आपको हेल्प होगी। नारियल पानी अगेन इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग ओवर हियर। इसके अलावा छाछ को इंक्लूड कीजिए, कर्ड खाइए, जितने भी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाइए। तो ये सब चीज़ें, जैसे अभी अगर आप दाल खाना वगैरह शुरू कर देंगे तो आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें बाद में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आएगी, तो दिस विल हेल्प यू। मतलब आपके 7th और 8th मंथ 9th मंथ तक आपको खुद ही फील होने लगा कि ओके फाइन, मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता जा रहा है। सो ये चीज़ें अगर शुरू से ही हम ध्यान रखें तो बाद में फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती कि हमें डब्बे वाला पिलाना पड़ रहा है या फिर हमें बाद में कुछ उस पर वर्क करना पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। और अवॉइड करने के लिए अगेन पाइनएप्पल एंड पपाया आपको इस टाइम पे भी अवॉइड ही करना है। वो हम रिस्क नहीं लेते हैं इसीलिए ऐसा कहते हैं, अदरवाइज कई लोग खाते भी रहते तो उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी नॉलेज होती भी नहीं है लोगों को।
बट अगेन हम थोड़ा सा उसके लिए सावधानी रख रहे हैं इस वजह से। आप सब तरीके का खाना खाइए बिकॉज बॉडी को रिक्वायरमेंट हर चीज़ की है। ऐसा नहीं है कि खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है या तीखा नहीं खाना है, सभी चीज़ें आपको खानी है, लेकिन हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, ठंडे में मत जाओ, गर्मी में मत जाओ, बट जैसे कि अगर आपको बॉडी पर टाइप पता होंगे तो कई पित्ता टाइप होते हैं बॉडी, जिनके अंदर बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। राइट। अब उनको ठंडा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस टाइम पे गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप उसी में गर्मी में रहोगे तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं खाना है या गर्म नहीं खाना है, सभी चीज़ें, बट इंक्लूड सभी चीज़ें, जैसे सारे टेस्ट जो आपके 6 फ्लेवर्स होते हैं सभी को इंक्लूड कीजिए, फैट्स को भी इंक्लूड कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं मोटी हो रही हूँ, दैट इज़ एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बेबी, सो ओके। एवरीथिंग शुड बी टेकन। राइट। अब इसमें बहुत सारे लोग को एक कन्फ्यूज़न होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे बहुत सारे लोग बूजिंग में होते हैं, उनका बियर का कंजप्शन या किसी भी तरह के नशे का कंजप्शन होता है, स्मोकिंग वाले फेज में होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं बेसिकली एक्टिवली। तो इस टाइम पे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो भी एक महिला अगर वो सिगरेट पीती है या बियर वगैरह ले रही है तो इस टाइम पे वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके बच्चे पे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी बिग नो। पहली बात, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। इनफैक्ट कॉफ़ी भी मना कर दी जाती है। राइट, कैफीन आप कम। कैफ़ीन अगर बिल्कुल ही बंद कर देंगे दैट इज़ वंडरफुल, लेकिन हाँ, अगर आप वीक में एक आधी बार कभी थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी ले रहे हो दैट इज़ ओके। लेकिन हाँ, जो लोग 3-3 4-4 मग्स पी लेते हैं वो इफ़ेक्ट करता है एक ओके। दिन में। तो हमें ये चीज़ें इसीलिए बंद करनी है। पहली चीज़ तो कि जो आपका बेबी का डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट करेगा। कई लोगों को ये भी देखा जाता है कि जब भी वो स्मोक कर रहे हैं या जो बेबी है उसके पास हार्ट बीट मतलब उसकी आई नहीं, या फिर एकदम से उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। उसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन जाना बंद हो गई है। द राइट। रीज़न बीइंग कि आप ऑलरेडी स्मोक कर रहे थे या आप ड्रिंक कर रहे थे, तो ये जो चीज़ें हैं वो हैम्पर कर रही होती है। ओके। तो पहले तो कहा जाता है कि वुमेन को ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट एनी सोशल नॉर्म की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये बात यही है कि आपकी जो हेल्थ है वो उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज आपके ओके। मेंसेस इफेक्ट हो जाएंगे। जब मेंसेस ही इफेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉडी आपकी बनाई उस चीज़ के लिए नहीं है। राइट। राइट, ऑलरेडी हम जैसे दिल्ली, मुंबई ये सब जगहों पे रह रहे हैं, हम ऑलरेडी स्मोक ही कर रहे हैं, पॉल्यूशन बाहर बहुत इतना ज़्यादा है। पॉल्यूशन है। राइट। और ऊपर से अगर हम ये भी लेने लग जाएंगे तो फिर तो मतलब बॉडी बोलेगी अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, उसके लंग्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज आप डायरेक्टली उस चीज़ को अंदर भेज रहे हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो माँ ले रही है वो बच्चे के पास जा रहा है, बच्चा आप बाहर से कुछ नहीं ले रहा है। राइट। सो वट एवर यू आर डूइंग दैट इज गोइंग, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट। राइट। एंड एक लास्ट ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपका बेबी होने वाला है, आपको हॉस्पिटल जाना है, या उस दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कब आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अब राइट टाइम आ गया, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है? तो क्या सिम्टम्स क्या होते हैं उस टाइम पे? थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको जब डिलीवरी का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। अब क्या होगा, सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, और दुनिया भर की सोशल मीडिया वाली चीज़ें देख देख कर, फ्रेंड्स की कहानियाँ सुन सुनकर हम स्ट्रेस्ड होते हैं। राइट। सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेस को हटाओ, ठीक है? जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे, आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपकी जो डिलीवरी है, वो उतना ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट करेगी। ओके। सो रैदर देन दैट आप उस स्ट्रेस से हटो और कुछ मंत्रा चैंटिंग करना शुरू करो, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ, ये चीज़ें इसलिए कि आपको ताकत मिलती है अंदर से। राइट। आप जब स्ट्रेंथन होते हो तो आपको फिर डर नहीं लगता कि मैं डिलीवरी कैसे करूँगी, या फिर मेरा सी सेक्शन हो गया तो मैं कैसे करूँगी। ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप अडॉप्ट ज़रूर कीजिए। राइट। अगर आपने योगा स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप उसे थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़रूर कंटिन्यू करें, और इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं फॉर द हेल्प, जो कि आपको हेल्प करेगी ताकि आप नॉर्मल डिलीवर कर पाएँ। ओके। पर अब अगर इसमें भी नॉर्मल की जगह सी सेक्शन हो जाता है तो इसमें ये परेशान नहीं होना है कि मेरा सी सेक्शन हो गया, मैंने योगा किया था फिर भी, क्योंकि जो योगा किया था वो आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके। राइट, बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाओगे कंपैरेटिव टू द पीपल जो लोग नहीं योगा कर रहे थे या जो लोग कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। ओके, सो अगेन आपको हाइड्रेशन पे वर्क करना है। अगेन आपको जो फूड है वो आपका बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बाहर की चीज़ों को आप अब बहुत ही कम कर देंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फिर आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा और इन टर्न एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड।
इसी के साथ हाँ, जब आपको लेबर पेन्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर्ली डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। हम कई बारी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मैम मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई, मुझे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और पूरा डिस्कशन करना चाहिए। वो आपको प्रॉपर बताएँगे कि ये वाली फीलिंग से आपको अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपको पेन्स फ़ील होंगे, आपको लोअर एब्डोमेन में और पूरे नीचे थाइज़ तक पेन स्टार्ट होता है, आपको हिप एरिया में थोड़ा-सा पेन स्टार्ट होता है। फिर जब वो पेन इतना एग्रवेट हो जाए कि बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, मैं बस चल रही हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है या फिर ऐसा, तो फिर उसके बाद में आप थोड़ा-सा हॉस्पिटल पहुँचे या उसके लिए आप रेडी हैं कि हाँ, अब आपके लेबर पेन्स आ रहे हैं और चीज़ें आगे मूव ऑन कर सकती हैं। राइट। एंड ट्रैवल की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मतलब इनिशियली 3 मंथ्स, बीच के 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ्स को अगर हम देखें तो? फर्स्ट 3 मंथ्स जैसे कि कई बारी लोग तो जॉब भी कर रहे होते हैं, तो राइट। दे आर एक्चुअली ट्रैवलिंग एवरी सिंगल डे। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बम्पी रोड्स ना हो। हम जैसे कई लोग ही रिक्शा में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई लोग ही बस में ट्रैवल कर रहे हैं, धक्का-मुक्की हो रही है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ट्रैवल पर से इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, इस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हो। डेली वाला अगर सीन है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज़्ड टू है। बस हाँ, अगेन बहुत ही सेफ ट्रैवल होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल आप अपनी पर्सनल कार, पर्सनल गाड़ी जो भी हो जिसको कि आप आराम से चला सको या कोई आपको लेकर के जाता हो एवरी सिंगल डे, देन दैट इज़ वेरी गुड। और कई लोग फ्लाइट ट्रैवल भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट हाँ, थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा-सा उसे कम करने को बोलते हैं, क्योंकि अगेन द चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस आर मोर। अगर बम्पी रोड ज़्यादा है और एकदम से आपको कुछ धचका या कुछ ऐसा लग जाता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ओके। सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ अ सेफ टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली, बहुत सारे लोग बेबी मून पे भी जाते हैं, घूम रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे भी जा रहे होते हैं। ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू डू दैट, नो प्रॉब्लम। थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ ऑल्सो ओके, पर थोड़ा-सा 8th और 9th मंथ में जैसे हम बोलते हैं कि मत कीजिए। बट कई लोग वो भी फ्लाइट ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं 9th मंथ में, हमने देखा है फ्लाइट्स में। राइट। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, डॉक्टर हैज़ सेड गुड टू गो, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ऑल फाइन। राइट। अब थोड़ा-सा पोस्ट प्रेगनेंसी पे आते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है फिजिकल चेंजेस, क्योंकि अभी तक तो बच्चा पेट में था, एक एक्साइटमेंट थी कि न्यू मेंबर आने वाला है आपके फैमिली में। बट डिलीवरी होने के बाद भी फिर लड़कियां अपना फिजिकल, अपना अपीयरेंस देखती हैं कि यार मैं अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, तो अब मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो बहुत तरह के थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेली फैट से। ये जो बेली फैट है, इसको जाने में कितना टाइम लगता है एंड क्या प्रोसेस होता है इसको जाने के लिए? क्या आपको किसी तरह का जिम करना है, योगा करना है, या डाइट में चेंजेस करने हैं, या क्या शुरू के 6 महीने आपको करना है आफ्टर डिलीवरी इस चीज़ को सही करने के लिए? पहली चीज़ तो ये कि स्टार्टिंग के जो 40 डेज़ हैं आपको कुछ भी नहीं करना है। आप प्रॉपर सिर्फ रेस्ट लीजिए और दोनों ही केस में, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एग्जैक्टली आपका सी सेक्शन हो रहा एग्जैक्टली है? एग्जैक्टली। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और विमेन अगले दिन से ही भागा दौड़ी में खाना बना रही है, ये करिए वो करिए, राइट। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। 40 डेज़ के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आपका टाइम, आपका काम है कि आप अपनी बॉडी को हील होने दीजिए। आप रेस्ट लीजिए, आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड कीजिए, लेटे रहिए एज इन घर में आप आराम से वॉक करो, थोड़ा बहुत घर में मूव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा जैसे हम एकदम से सेकंड डे से अगर आपको ये स्ट्रेस होने लग जाएगा कि मेरी बॉडी ये हो गई वो हो गई, तो वो वाली बात हो गई कि हम जोमेटो और स्विगी वाले ज़माने में चल रहे हैं, मुझे 30 मिनट्स में 30 सब कुछ मिनट्स चाहिए। में चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? आपने 9 मंथ्स उस चीज़ को बड़ा किया है तो उसको कम होने में भी उतना टाइम लगेगा। सो पहली चीज़, जब आप रेस्ट ले लेते हो इस 40 डेज़ का, ये आपकी बॉडी को हील करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप थोड़ा-सा अपने पोस्चर्स के ऊपर ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप स्ट्रेट बैठते हो तो वो आपको हेल्प करता है। हम ब्रेस्ट फीड करने में इस तरीके से झुक जाते हैं। राइट। झुकेंगे तो ऑब्वियसली ये जो आपका यहाँ पर जब हमारा एब्डोमेन है वो अपार्ट हो जाता है, जो हमारी मसल्स हैं वो दूर हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। जब वो दूर हो जाती है तो उसी पे जितना इम्पैक्ट हम डाल रहे हैं, झुक रहे हैं, फीड कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये इसको और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो ये जो बेली फैट है एक्चुअली वो फैट नहीं है। एक्चुअली वो जो आपके मसल्स हैं वो अपार्ट हो गए हैं। तो जो शुरू का टाइम है 6 महीने 8 महीने जो आपको मोटा मोटा सा लग रहा है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली फैट, वो आपके मसल्स अपार्ट हुए हैं। आप उसे हील होने का टाइम दोगे तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा और अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। उसमें हम योगा को भी पार्ट मानते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो आप उसमें हेल्प कर रहे हो। बट स्टार्टिंग के 40 डेज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज आपके जो स्टिचेस हैं वो ओपन हो सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आफ्टर 40 डेज यू कैन स्टार्ट अ बिट ऑफ स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हो। वॉकिंग वगैरह आप
दोनों केसेस में कर सकते हो। वॉक को बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, पर वॉकिंग इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है और आपका मूड फ्रेश भी करती है, क्योंकि हम घर में कब तक रहेंगे। तो आप अपने बेबी को बाहर वॉक कराने ले जाओ, प्रैम में लेकर के जाओ, उसे सनलाइट दिखाओ, उसकी भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हील भी कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में आता है योगा हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। तो योगा हमें एक्चुअली 3 मंथ्स के बाद प्रॉपरली शुरू करना चाहिए। इससे पहले आप हल्की बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हो, जैसे साइड स्ट्रेच कर लिया, नेक रोटेशन कर लिया, पैर स्ट्रेच कर लिए, दीज ऑल थिंग्स आर ओके एंड वॉकिंग। 3 मंथ्स के बाद में आप उसको मतलब बोलते हैं ना, प्रॉपरली आप अपने रूटीन में लेकर के आ सकते हो। एवरी सिंगल डे यू आर डूइंग इट फॉर एन आवर। वो आपको हेल्प करेगा कि आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को हील कर पा रहे हो। इसके लिए बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ में स्टार्ट करो, जैसे कि मैं भी क्लासेस लेती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि स्पेशली हमें इस पर डायस्टेसिस रेक्टाई के ऊपर वर्क करना है। अदरवाइज जिम वगैरह आप करना स्टार्ट करते हो, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप पहले से जिम वगैरह करते आ रहे हो, है ना, और योगा भी अगर आप पहले से करते आ रहे हो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में भी किया है, नाउ आफ्टर डिलीवरी, तो आप चल सकता है। बट अगर आपने अभी तक कुछ किया नहीं है और एकदम से आप जाकर डंबल उठाओगे तो वो सारी चीज़ें और इम्पैक्ट करेंगी। राइट। तो इसीलिए हमें एकदम से जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करना है अगर आपने किया नहीं है तो। अदरवाइज अगर किया है तो हाँ, आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन स्टार्ट एवरीथिंग। योगा भी आप तभी थोड़ा सा धीरे धीरे पेस में स्टार्ट करें, बिकॉज पहले अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है और एकदम से शुरू कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप योगा करें। क्यों? क्योंकि योगा करने से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरीके का कनेक्शन बनता है, राइट। और पोस्टपार्टम में डिप्रेशन के चांसेस बहुत होते हैं, आपने बहुत सारे राइट। केसेस सुने होंगे। तो अगर आप योगा फॉलो करोगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा खुश रहोगे, थोड़ी सी आपकी एनर्जी रेज होगी, आपको अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से और भी अच्छा फील होता है और जो डिप्रेशन है वो भी नहीं होगा, प्लस आप जो फिजिक है उसके ऊपर भी अपना काम करें। सो ऑल इन ऑल इट विल वर्क। राइट। जैसे मैं आपके पेज पे देख रहा था इंस्टाग्राम पे, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो कि थैंक इस यू। डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। सो काफ़ी रील्स मैंने देखी और वहाँ पे लोगों का एंगेजमेंट है, काफ़ी मदर्स हैं जो आपसे सजेशन ले रही हैं, बातें कर रही हैं, पूछ रही हैं, आप कंसल्ट भी करते हो। सो आपको क्या दिखता है इतने सारे कंसल्टेशन करने के बाद, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मदर्स करती हैं फैट लॉस करने के दौरान? फैट लॉस करने के लिए अगेन पहली चीज़ तो वो क्रैश डाइट पर चली जाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। आपको ओके। डाइट मतलब हम एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि हमने बच्चा पैदा करके कोई गलती करी है तो हम इतने मोटे हो गए, अब इससे इसके लिए मुझे पतला होना है। ओके। उस चीज़ को आप पहले दूर हटाइए अपने दिमाग से। ये आपने कोई गलती नहीं करी है, ये आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है एंड आपकी बॉडी ने बहुत कुछ गो थ्रू किया है इस ड्यूरेशन में। और जब बेबी आपका बाहर निकला है तो बहुत कुछ बाहर निकला है, आपका ब्लड लॉस हुआ है, आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स ड्रॉप हुए हैं। इस टाइम पे आपको ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप न्यूट्रिशन लें ताकि आपके मूड्स अच्छे रहें, आपका माइंडसेट अच्छा रहे। आपकी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है। कई बार लोग अपने सप्लीमेंट्स छोड़ देते हैं कि अब मुझे अपने ध्यान क्या रखना है, अब मुझे बच्चे का ध्यान रखना है। आपके सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। आप कैल्शियम लीजिए, आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है तो वो लीजिए अगर आपका ब्लड लॉस ज़्यादा है तो। आप B12 लीजिए, आपके गट सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो जो डॉक्टर्स आपको प्रॉपरली जितने भी सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं वो आपको लेना ही लेना है, वो आपको छोड़ना नहीं है। ओके। अगर आप वो छोड़ देते हो तो फिर जब आप एक्सरसाइज करोगे आप बोलोगे 1 मिनट में मेरे ये दर्द हो रहा है, मेरे वो दर्द हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस तक चला जाता है। बोन्स में जान ही नहीं बची। दूसरी चीज़ ये है कि बोन्स में जान इसलिए भी नहीं बची क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, सारा कैल्शियम तो उधर जा रहा है। बिल्कुल। पहली रिक्वायरमेंट मेरी 10 यूनिट्स की थी, अब मुझे 30 यूनिट्स चाहिए क्योंकि मुझे फीड भी करना है। बट नाउ मैंने उसे 5 ही यूनिट कर दिया है, तो बचेगा क्या? तो जो भी जाएगा वो मेरे बोन्स से जाएगा, राइट। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर कैल्शियम लें। जैसे कि कैल्शियम में वाइट सेसेमे सीड्स आर वंडरफुल। वो एक पूरे ग्लास के कैल्शियम के बराबर होता है। अगर आप 1 चम्मच वाइट सेसेमे सीड्स को सिर्फ रात को सोक करते हो और सुबह उसे पानी में एक बार बस मिक्सी में चला करके उसका एक ग्लास दूध बना लो, एंड दिस विल डू वंडर्स फॉर योर बॉडी, फॉर कैल्शियम इंटेक स्पेशली। तो ये मिस्टेक्स आप ना करें कि आप एकदम से क्रैश डाइट पर चले जाएं। खाना आप प्रॉपर खाइए। घी आपको बिल्कुल लेना है, शुद्ध देसी घी जो गाय का घी होता है। उसमें आप ये मत सोचिए कि मेरा 0 फिगर बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है। वो अगर आप लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जो आप पंजीरी लेते हैं डिलीवरी के बाद, जो आप गोंद के लड्डू खाते हैं ड्राई फ्रूट से भरे हुए, दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू मिस, यू हैव टू टेक देम। राइट। जैसे आपने बताया था कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो तो आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी और आप फीड कराने के लिए भी हेल्दी रहोगे। सो बेसिकली आप अपने आप को 15 मिनट दे रहे हो तो वो आप 15 मिनट अपने बच्चे को भी दे रहे हो, अपने हस्बैंड को भी दे रहे हो, और खुद पे जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा रहेगा। तो आपके अराउंड जो भी लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। तो एक 15 मिनट्स रूटीन की आप बात कर रहे थे कि 15 मिनट्स आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें, सर्टेन चीज़ें करनी है। अगर वो 15 मिनट्स भी आपने अपने दिन भर में से निकाल के खुद को दिया तो आपकी ये जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। तो वो 15 मिनट्स रूटीन क्या है?
15 मिनट्स अगर आप फैट लॉस की बात कर रहे हो, वेट लॉस की बात कर रहे हो, तो मेजरली मैं बोलूँगी एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ जिसे हम बोलते हैं कि बोर हो रहे हैं, वो से मैं बोलूँगी प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी एनर्जीज़ अप होती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील करते हो, बिकॉज़ प्राणायाम में हम क्या कर रहे होते हैं, प्राणों का आयाम। प्राण मतलब क्या होता है, हमारी ब्रेथ। आयाम मतलब उसे रेगुलेट करना। पहली बार जब पैदा हो रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम सांस लेते हैं, सांस। जब मर रहे होते हैं तो आखिरी सांस ही होती है, तो राइट। मतलब हम ब्रेथ को ही छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए लोगों को सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि ब्रीदिंग इश्यूज ही होने लगा, क्योंकि हमने ब्रेथ पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप इसी सिर्फ 15 मिनट्स में कुछ और मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपना प्राणायाम स्टार्ट कर दो, आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा, आप मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, आपको बिल्कुल ये जो बाहर की आंटियों की बातों का इतना इफेक्ट होता है ना, कि उसने बोल दिया मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे बच्चे का वेट कम है, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं ऐसी, राइट, बहुत उस बड़ी चीज़ का प्रॉब्लम है ये। बहुत बड़ी वो सोसाइटी तो मतलब पता कुछ नहीं खिलाओ इससे बच्चे को। कुछ भी खिलाओ इसे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। राइट। और उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कौन से प्राणायाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कपालभाति। कपालभाति से आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो 9 मंथ्स में हमने अपने पेट पे कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हम पेट टच ही नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल। क्योंकि वो बेबी है अंदर, तो उसको इम्पैक्ट होगा। तो जैसे ही आप, अब बेबी आ गया बाहर, आपके ऑर्गन्स अब वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अगर हील कर दोगे विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम, क्योंकि हम जितनी प्राणायाम कर रहे हैं उसमें सब कुछ पेट पे इफेक्ट करता है ना। जब कपालभाति कर रहे हैं तो पेट को पूरा अंदर बाहर कर रहे हैं, राइट। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप पेट को पूरा अंदर बाहर कर रहे हैं, तो आपके जो ऑर्गन से अंदर पूरा मसाज हो रहा है। ओके। सो दे विल गेट इन टू प्लेस, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो, और वो आपको जल्दी हील करेंगे। तो इसीलिए एक तो कपालभाति शुरू कीजिए। कपालभाति शुरू करते तो कपालभाति मतलब आपका जो फोरहेड है उसको शाइन कराने के लिए होता है वो, तो आपके गट ओके। से पूरा हेल्प कर रहा है वो। यहाँ पर आपका पूरा पूरा फेस जो है वो आपका शाइन करने लगता है, आपका पूरा माइंड जो है वो ओपन अप होता है। सेकेंड इज भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से भी आपके अंदर पूरी एनर्जी होती है, पूरा आप चार्ज अप होते हो, जितनी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी भर जाएगी। तो आपके जो सेल्स हैं ना छोटे छोटे, वो सारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। जितना ज़्यादा जल्दी वो ऑक्सीजनेट होंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो हील होंगे। थर्ड इज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लोग बोर हो जाते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, लेकिन उसमें बोर होने जैसा कुछ नहीं है। उसको भी अगर आप 5-10 मिनट्स की एवरीडे की प्रैक्टिस बनाते हो तो वो आपका सूरज और चंद्रमा, मतलब आपके अंदर की हीट और आपके अंदर की जो ठंडक है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है। जब आपके अंदर की सर्दी और गर्मी, मतलब ठंडा और गर्म जब बैलेंस हो जाता है, तो डिलीवरी के बाद क्या होता है, बॉडी एकदम से शिवर करती है आधे घंटे के लिए, बहुत ओके। तेज शिवर करती है। ऐसा लगता है कि 2-4 कंबल डाल दो मेरे ऊपर। अच्छा, ये होता है हाँ, एक्चुअली? एग्जैक्टली होता है। और वो होगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बात वही है कि डिलीवरी के बाद क्या होना है, कोई बात ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है डिलीवरी के बाद राइट। क्या होने वाला है। बस ये होता है कि हाँ ठीक है, ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, पूरी वैसे फैमिली डिलीवरी। का अटेंशन बच्चे पे होता है, आपको कोई नहीं देता है। एग्जैक्टली किसी को राइट। पता ही नहीं रहता है, और मदर्स को खुद भी नहीं पता होता है। तो वो जो शिवरिंग हो रही है, मतलब आपके अंदर से कुछ निकल गया है, अब आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। तो ये जो अनुलोम विलोम है वो बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ में। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीप ब्रीदिंग, जो कि आप डिलीवरी करने के नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दो। जैसे ही डिलीवरी हुई आपकी, अब इसमें क्या करना है, सीधे लेट जाओ, अपने घुटने को ऊपर खड़ा कर लो, और फिर उसके बाद में पेट पर हाथ रखो, एकदम पेट में गहरी सांस अंदर भरो, और फिर पेट को अंदर दबाते हुए सांस बाहर निकालो। ऑल बाय द नोज, नोस्ट्रिल से ही आपको लेनी है सांस, और नोस्ट्रिल से ही बाहर छोड़नी है। तो ये जो है, ये आपके जो मसल्स हैं पेट के, उनको बहुत जल्दी से हेल्प करेगा हील करने के लिए। तो 15 मिनट्स अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर लिया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से ही शुरू कर दे, जैसे कि हमें 3 मंथ्स के बाद योगा स्टार्ट करना है, राइट। तो उससे पहले ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बिल्कुल। सर, जैसे बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि उनकी डिलीवरी के बाद अब उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा होता है, उसका सोने का टाइम ऑड हो सकता है, कि वो रात में जग रहा है, दिन में सो रहा है। अब उससे क्या होगा, मदर का या जो फादर है उनका भी टाइम डिस्टर्ब होगा सोने का। तो इस तरह की रूटीन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है दोनों का। तो मदर ये बोलती है कि यार मेरे पास एनर्जी नहीं है, आप कह रहे हो मेरे से योगा करो, प्राणायाम करो, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है इस टाइम पे। तो जो ये कहता है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, कैसे मैं अपने ये जो रिकवरी के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो करूँ, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? पहली चीज़ तो ये कि जो ड्यूरिंग वाला टाइम होता है 9 मंथ्स का, ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है। हम इस टाइम को छोड़ देते हैं, राइट। हम इस टाइम को बस इंजॉय करने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठ रही हूँ, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि थोड़ा जल्दी उठना शुरू कीजिए, ताकि आपको खुद का भी एक टाइम मिलना शुरू हो, ताकि आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ पाएँ, कुछ मंत्रा चैंटिंग कर पाएँ, थोड़ा सा योगा कर पाएँ, डीप ब्रीदिंग कर पाएँ। जब आप अपना रूटीन बनाते हो ना, कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ, रात को थोड़ा सा जल्दी सो रही हूँ, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, आधा 1 घंटा सुबह दे दिया, आधा 1 घंटा शाम को दे दिया,
अब ये टाइम मेरा सोने का, ये टाइम मेरा जागने का, तो जो अंदर आपके बेबी है ना उसको पता रहेगा कि मम्मा का ये जागने का टाइम है, मम्मा का ये सोने का टाइम है। ओके, ठीक है। ठीक है। वैसे तो उसे सर्केडियन रिदम नहीं पता कि सूरज कब उग रहा है, कब ढल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेट के अंदर है, अंधेरा है पेट के अंदर, ठीक है, तो उसे नहीं समझ आ रहा। तो ये जो 40 डेज का पीरियड होता है, इस टाइम पर अगर आप प्रॉपरली सोते हो, जैसे हमें ये 40 डेज का पीरियड अपने बच्चे के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप इतना यूज़ करो, जैसे कि जब वो सो रहा है तब उसके साथ सो जाओ, उसको ब्रेस्ट फीड करो, उसको उसके साथ उठो, उसके साथ खेलो, ये 40 डेज में आपके साथ वो अलाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ये कोशिश करना है कि आप अपने बच्चे को ट्रेन करो कि सूरज कब उग रहा है और कब ढल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में उसे बाहर निकालो। रात के टाइम जैसे 6-7 बज गया तो थोड़ा सा अपने आँख की लाइट्स डिम कर दो, तो उसे ये पता रहेगा वो क्या अंधेरा हो गया, ये सोने का टाइम है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 डेज लगते हैं, लेकिन आपका बच्चा ट्रेन हो जाता है, ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। और शुरू में तो बच्चे ज़्यादा सोते ही हैं। तो अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये चीज़ कि मैं प्रॉपरली सो पाऊँ और मेरा बच्चा भी अच्छे से सोए और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो ये स्ट्रेस से आप बच पाएंगे। तो बच्चे को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, दिस विल हेल्प यू आउट। ओके। एंड जो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फैट के बाद, वो आती है हेयर फॉल की। या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जितना मैंने कंसल्ट किया है, जितने लोगों से मैंने बातें की हैं इसके बारे में कि हमारा पॉडकास्ट आने वाला है इस टॉपिक पे, तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? तो मोस्टली लोगों ने बोला यार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और वो रुक ही नहीं रहा है, पिछले 2 साल से मेरा हो ही रहा है। तो इसका क्या ड्यूरेशन होता है? हेयर फॉल अगर हो रहा है आपका आफ्टर डिलीवरी, तो वो क्यों हो रहा है और कब तक होता है? देखिए, हेयर फॉल होना भी एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स एकदम से डाउन हो गए हैं, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देखोगे कई लोगों के हेयर फॉल एकदम, मतलब हेयर एकदम फ्लरिश हो रहे होते हैं, बहुत मस्त हो जाते हैं, बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होती है और थिकनेस भी अच्छी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन लेवल, आपके जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सब बहुत अच्छे हाई पर है। प्लस आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, प्लस अच्छा। आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, एग्जैक्टली। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही डिलीवरी हुई आपका सब कुछ डाउन हो जाता है, सब कुछ ही, मतलब सब कुछ ही डाउन हो गया। आप मेंटल स्टेटस से डाउन हो जाते हो, आपके पास खुद का टाइम नहीं है, आप सो नहीं रहे हो, आपको न्यूट्रिशन ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ध्यान कम देने लग गए हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। और सबसे बड़ा फैक्टर तो स्लीप ही होता है, क्योंकि अगर इंसान को 7-8 आवर्स की डीप स्लीप नहीं मिल रही है, साउंड स्लीप नहीं मिल रही, तो वो इफेक्ट तो करेगा। तो इस टाइम पर जो हेयर फॉल हो रहा है वो पहली बात तो बहुत नेचुरल है, और विद इन 1 ईयर ऑफ आपका, जब बेबी 1 ईयर तक का होगा तब तक आपका हेयर फॉल यूजुअली कम हो जाता है अपने आप। लेकिन ये जो हेयर फॉल है वो भी एक तरीका है बॉडी का कि जो खराब चीज़ें उनको निकाल दे और फिर उसके बाद में वो आपको नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें दे, ठीक है। सो लाइक 9 to 10 मंथ्स जब तक आपका बेबी होता है तब तक ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर प्रॉब्लम वही है कि वी आर ऑलवेज आफ्टर क्विक फिक्स। मेरा क्विक फिक्स हो जाना चाहिए, जैसे मुझे 4-5 बाल दिखे तो मैं परेशान होना शुरू करूंगी, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी, मैं यूट्यूब पर जाऊंगी, मैं सॉल्यूशंस देखूंगी, फिर मेरे को 4-5 केमिकल्स वाली चीज़ें बताई जाएंगी कि ये राइट, शैम्पू लगा ले, ये तेल लगा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो फिर हम वो चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते। तो जो चीज़ आपकी 7-8 महीने में ठीक हो सकती थी वो चीज़ बढ़ती जाएगी, जो आप बोल रहे हैं कि 2 साल तक चला जाता है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज अब हम पहले डाइट पर चले गए, मुझे वेट लॉस करना है, तो हमने कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशियस खाना बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी राइट। चीज़, हमने ये ऊपर की चीज़ें जो केमिकल्स हैं वो लेना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें जो जल्दी ठीक हो सकती थी नेचुरली, वो चीज़ें और गलत हो जाती हैं। तो एज ए सजेस्टेड कि आप डिलीवरी के बाद पहले तो न्यूट्रिशन अपना बंद नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे 6 मंथ्स तो पहले एक्सक्लूसिव आपको ब्रेस्ट फीड ही करना है, तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं खाना छोड़ दूं, मुझे वेट लॉस करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है आपको इस चीज़ के बारे में। तो जितना ज़्यादा आप हेल्दी खाते रहोगे उतना ज़्यादा आपका जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ता रहेगा और अपने आप आपका हेयर फॉल भी मतलब कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत आराम से कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, टॉप 3 टिप्स हेयर फॉल रोकने के लिए आफ्टर डिलीवरी। हैव न्यूट्रिशियस फूड, जितना ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले सको, जिसमें कि आप वॉलनट्स, आमंड्स, जितने ज़्यादा सीड्स ले सकते हो वो आप ज़रूर लीजिए, और हाइड्रेशन का ध्यान आप ज़रूर रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, योगा पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, जितने भी इन्वर्टेड पोजेस होते हैं जो कि हमारे हेड की तरफ हमारा ब्लड लेकर जाते हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप नेचर में ज़रूर जाइए, बंद मत रहिए अंदर, क्योंकि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं और हम अंदर रह रह करके सब चीज़ें भूल जाते हैं आजकल। तो वो सनलाइट हमें नहीं मिलती, वो धरती की जो मिट्टी से हम बने हैं वो हमें टच नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयरफुट वॉक करें, आप थोड़ा सा नेचर में जाएं, आप सनलाइट अपने ऊपर आने दें, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल होती हैं ये सब चीज़ें अपने ऊपर आने दें। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी नेचुरली, जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपका हेयर फॉल रोकने के लिए। ओके, अब डिलीवरी के बाद बैक पेन का बहुत ज़्यादा लोगों का कंप्लेंट रहती है कि बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेल बोन में कई लोग कहते हैं हमें मतलब एक प्रेशर फील होता है, एक वहाँ पे सेंसेशन होती है, दर्द होता है। तो बैक पेन से कैसे छुटकारा पाएँ?
बैक पेन का एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि इंजेक्शन लगा था इसलिए होने लगा। राइट, ये बहुत कॉमन है, बहुत मुझे अभी तक common सच है। लगता था ये कि लोग कहते थे इंजेक्शन मत लगवाना, बैक पेन बना रहता है डिलीवरी के बाद भी। एग्जैक्टली, पर ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। मुझे भी हुआ है, मुझे भी इंजेक्शन लगा है, बट आई एम ऑल फाइन। मुझे इनफैक्ट पेनलेस वाला होता है ना, जिससे डिलीवरी हाँ आपकी इजीली स्मूथ हो जाएगी। उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, वो उसी टाइम के लिए दिया जाता है आपको, और वो उस टाइम के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये मिथ को पहले तो अपने दिमाग से निकालो कि मेरे को इंजेक्शन की वजह से कुछ हो रहा है। ये हो एग्जैक्टली इसलिए रहा है क्योंकि 9 मंथ्स आपका जो पेट जो है वो बड़ा है, वो आपका सेंटर ऑफ मास जो आपका नाभि में था वो थोड़ा सा खिसक कर नीचे आ जाता है, क्योंकि हम आगे की तरफ अब ऐसे चलते हैं, ओके, पेट आगे ठीक बढ़ा है। के चल रहे हैं। हाँ, जब पेट आगे बढ़ा के चलोगे तो पीछे जा रहा है ना सारा इफेक्ट, तो राइट जो राइट। आपकी बैकबोन है उसके ऊपर सारा वजन जा रहा है। हम बैठेंगे कैसे फिर उसको रिलैक्स करने के लिए? इस तरीके से। जब हम ऐसे बैठेंगे तो हम और भी ज्यादा अपने बैकबोन के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। जब उसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो तो धीरे 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 वो वेट और बढ़ता जाएगा, उसी के साथ में जो पेन है वो बढ़ेगा। उसी के साथ में अब आप जब ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको 40 मिनट्स के 6 राउंड्स लेने होते हैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अच्छा, तो इट इज सो लॉन्ग कि आप इतना बैठे नहीं थे कभी जिंदगी में, अब इतना बिल्कुल। अब बैठना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी के ऊपर आपको इफेक्ट करेगा। तो जो आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के लिए इस तरीके से झुकने की जगह नीचे एक पिलो रखिए और उसको ऊपर लेकर के आइए। खुद आप एक पिलो पर बैठिए या फिर जो डोनट पिलो होती है उसके ऊपर बैठिए। अगर आपके टेल बोन तक इफेक्ट पहुंच गया है तो आप डोनट पिलो के ऊपर बैठिए, उसमें स्पेस होता है तो आपकी जो बैकबोन है वो उसके अंदर चली जाती है, तो आपको एकदम से टेल बोन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ें योगा के पोजेस ज़रूर शुरू कीजिए, जैसे कि ब्रिज पोज आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा, जैसे कि भुजंग आसन इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, कैमल पोज इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, ताड़ आसन इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो टेल बोन वाला पेन या जो आपको बैक पेन हो गया है, पोस्चर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जितना कोशिश करें आप सीधे बैठिए। हमारी बैकबोन क्या है ना ऐसे करके डिजाइन करी हुई है, अब हमने उसको पूरा ऐसा कर दिया है कि हमारी जो पीछे वाली है वो आगे की तरफ आ गई है, क्योंकि हमारा पेट पूरा आगे आ गया है। ओके। तो उसकी वजह से जो नीचे वाला L3 L4 वाला पार्ट होता है उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा फोर्स पड़ता है, और क्योंकि वो फीडिंग यूट्रस के भी वक्त वही क्या है। पोस्चर होना चाहिए? राइट पोस्चर? फीडिंग के वक्त भी हमें सीधे बैठने की कोशिश करनी है। जो आपका पिलो है वो आप ऊपर रखिए, जितना स्ट्रेट बैठेंगे। हम ऐसे बच्चे को नीचे करके ब्रेस्ट नीचे करके पिलाते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको उसको ऊपर उठाना है, बेबी को ऊपर उठाइए और खुद फिर झुकना सीधे नहीं है। बैठिए। आपको खुद नहीं झुकना है। ओके, और आप नीचे भी जो रख रहे हो, नीचे एक प्रॉपर, कई लोगों के बेड्स जो हैं आजकल गद्दे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ओके। आप वैसे बैठ जाओगे तो क्या होगा ना, जो आपकी बैकबोन पीछे की नीचे वाला पार्ट है वो और कोलैप्स हो जाएगा नीचे, तो वहां पर आपको और पेन फील होगा। ओके, तो कोशिश कीजिए कि जो थोड़ा सा बेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो रादर देन जो फ्लफी होता है वो नहीं हो, ओके। तो वो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप नीचे एक प्रॉपर पिलो रखो जो थोड़ा सा हार्ड वाला पिलो होता है, ताकि आप स्ट्रेट बैठ पाओ। बट आजकल कई सारे लोग पंप्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इज इट सेफ, इज इट ओके, या उसका क्या टेक है आपका उस पर? इज इट नहीं, सेफ वाली कोई बात नहीं है। सेफ तो वो पूरी तरीके से है, क्योंकि कई लोग वर्किंग वुमेन हैं, उनको जाना है, तो इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर्स भी उसको प्रॉपर बिल्कुल गुड टू गो बोलते हैं कि आप उसको अगर रखते हो सेव करके तो आप प्रॉपरली उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप रेफ्रिजरेट कर लेते हो उसे, कई बार फ्रीज भी कर लेते हो। ओके, कई मदर्स ऐसी होती है जिनके इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, वो बच्चा पी ही नहीं पा रहा है दूध, तो ओके। इट इज़ ऑल्सो ओके फॉर देम कि आप उसको फीड करने के लिए पंप कर लो और फिर उसको दूध पिला दो। कुछ और करने से बेटर है कि मदर का ही दूध जाए बच्चे के पास में। तो अगर यही ऑप्शन है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चा मदर की बॉडी से कनेक्ट होकर के वो दूध पीता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बेस्ट तो वही है, बिकॉज भगवान ने हमें बनाया इस चीज़ के लिए है। बिकॉज बच्चे का और मदर का जो कनेक्शन है, इमोशनल, फिजिकल, बच्चे को जो एक सेफ्टी वाली फीलिंग होती है जिससे उसका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता है, ओके, तो वो उसको वहां से मिलता है कि मेरी माँ मेरे पास है। तो आई एम एक्चुअली जो फिजिकल हम बॉडी टू बॉडी टच बोलते हैं जो बेबी के साथ में, वो दोनों का इंपॉर्टेंट है, फिजिकली मदर का भी फादर का भी, बट मदर का ऑब्वियसली स्पेशल है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो डायरेक्टली मिलता है दैट इज़ वंडरफुल, उससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ है ही नहीं। बट हाँ, दैट इज़ अ सेकेंडरी ऑप्शन। लेकिन अगर और कोई चॉइस नहीं बच रही है तो दैट्स ओके कि आप पंप का भी यूज़ कर सकते हो। राइट। एंड क्रैम्प्स का इशू भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, राइट? सो आफ्टर डिलीवरी क्रैम्प्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? लेग क्रैम्प्स जो हमें ज़्यादातर हो रहे हैं वो राइट, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उनमें जान नहीं बची। अब आपका जो सारी चीज़ें वो ड्रेन हो गई ना, तो हमारे ओके, जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं इस टाइम पे। तो हमें जैसे आप जो लेग के जो रोटेशंस होते हैं या फिर जो पैरों को खींचने वाली जितनी ताड़ासन होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस आप प्रोटीन का जो इंटेक है थोड़ा सा बढ़ाइए, जिसमें कि आप दाल खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए। दाल में भी मैं स्पेशली बोलूँगी ब्लैक मसूर की दाल जो होती है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी करती है, राइट। और प्लस आपको जो प्रोटीन का इंटेक है वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा सप्लीमेंटेशन उसमें। कर सकते हैं किसी तरह का प्रोटीन के लिए यहाँ पे?
डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन शेक वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर भी देते हैं वो। राइट। तो पहले डॉक्टर की गाइडेंस, अदरवाइज ऐसे आप खुद से कुछ भी ना लें। तो डॉक्टर की गाइडेंस पे अगर आपको प्रोटीन पाउडर दिया जाता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी मिल्क तो हम लोग लेते ही हैं, कर्ड हम लेते ही हैं। पनीर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो पनीर इज़ बेटर कि आप उसे घर में बना रहे हो तो ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज आप देख रहे हैं अडल्ट्रेशन भी बहुत हो रहा है आजकल। राइट। एंड सोते सोते ये क्रैम्प ज़्यादा होते हैं, राइट? हम्म। ऐसा क्या, क्यों, रीज़न क्या है उसका? सोते सोते इसीलिए होते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका पैर ऐसे ही पड़ा हुआ है, रिलैक्स्ड है। तो जब वो रिलैक्स्ड है तब उस टाइम पर उसमें ज़्यादा चांसेस है ना, वो जो मसल है वो वीक हो गई है तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट उसी टाइम पर होगा। तो अगर आप सोने के टाइम पर भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके सोएंगे ना अपने पैर की, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या फिर आप कोकोनट ऑयल से अपने जो नीचे काफ मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छे से मसाज करके सोइए। अपने हस्बैंड को बोलिए, वो करेंगे। ओके। तो हस्बैंड को भी थोड़ा काम करना है हाँ, यहाँ पे। एग्जैक्टली 9 मंथ्स की जर्नी उनकी भी है, ऐसा राइट, नहीं राइट। है। तो आप ये चीज़ उनसे करवाइए तो रात में आपको उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा, उससे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेग मसल्स सॉरी जो आपके लेग्स का मसाज है वो, और आपका जो ब्रेस्ट मसाज है वो, ये दोनों चीज़ें हमें ड्यूरिंग भी करनी चाहिए और हमें पोस्ट डिलीवरी भी करनी चाहिए। दोनों ओके। चीज़ें हेल्पफुल रहती है। एंड योगा पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो कि योगा ज़रूर करो अपने। तो योगा से क्या सारी चीज़ें नेचुरली आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपके फिजिकल नीड्स है? सपोज अगर पैर में क्रैम्प्स आ रहा है या आपको सही नहीं लग रहा है, आपका सर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर आप योगा कर रहे हो तो? योगा एक्चुअली हमने सोच लिया है कि योगा का मतलब सिर्फ आसन है। पहली राइट। बात तो हाँ, योगा वो का एक मतलब क्लियर कर सिर्फ दो आप। आसन नहीं है। ओके। ठीक है, योगा में सभी चीज़ें आ जाती है। योगा में आपकी पूरी लाइफस्टाइल आ जाती है। ठीक है, तो योगा का मतलब होता है कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, आपकी जो दिनचर्या है वो क्या है, आप खाते पीते क्या हो, आप किस तरीके से, अब ऑब्वियसली आसनास तो इसमें इंपॉर्टेंट है, आप सांस किस तरीके से ले रहे हो, ये सारी चीज़ें योगा है। ठीक है, ओके। योगा मतलब वो सब चीज़ें मिल गई उस चीज़ में। आसना इज ए पार्ट ऑफ इट। तो आसन आपको ऑब्वियसली हेल्प करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80% चीज़ें आपकी आसनों से ही हेल्पफुल हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें उसको हेल्प करेगी आपको। ओके। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे, वो आपके ऑर्गन्स तक जा ही नहीं रहा, तो फिर सिर्फ योगा अकेला भी नहीं कुछ कर पाएगा। सो हमें इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को बैलेंस करना है। जैसे कि मॉर्निंग में उठे हम थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अगर बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सजेस्ट किया, इनफैक्ट मैंने भी खुद फॉलो किया कि जब मुझे पैरों में दर्द होता था या मुझे बैक पेन होता था तो मैं सिर्फ बेयरफुट जा करके घास पर चलती थी। पैर रखते ही मेरा पेन खत्म। ओके। ये इतना, मतलब मुझे लगता था ये जादू है, बट एक्चुअली फिर मुझे रियलाइज हुआ ओके फाइन, हम मिट्टी से ही तो बने हैं, वो मिट्टी को ही हम छोड़ करके 7th फ्लोर 8th फ्लोर पर रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा। और ये चीज़ सिर्फ मुझे ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को और भी इम्पैक्ट हुआ, मेरे क्लाइंट्स वगैरह जो भी हैं। सो आई रियलाइज ओके कि आप जो नेचर है उससे जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये आपका योगा है। योगा मतलब वही जो लाइफस्टाइल, पानी को आप जितना ज़्यादा टच करते हो, अगर आप किसी बीच के आसपास रहते हो, अगर आप मिट्टी के आसपास रहते हो, थोड़ी सी हवा आप रोज़ नेचुरल लीजिए, आपको सनलाइट लेनी है। अब सिर्फ हम सनलाइट पे फोकस करते हैं, लेकिन हमें मून लाइट भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत तेजस्वी बने, बहुत पावरफुल बने, लेकिन शांत भी बने और खुश भी बने और प्यार करने वाला भी बने, तो वो जो एनर्जी वो हमें मून से मिलती है। तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली योगा। तो हमें सब चीज़ों को लेना है। आप आसन भी कीजिए, बट अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। ओके। सो बेस्ट 3 आसन्स क्या होंगे एक मदर के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर? आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर मीन्स आप वेट लॉस की डिलीवरी बात के कर रहे बाद? हैं? हाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज पोज। ब्रिज पोज की वजह से आपका और जो, ये सारी चीज़ें आफ्टर 3 मंथ्स है, राइट? हाँ येस ऑफ कोर्स, ब्रिज पोज जो है वो आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, प्लस आपको जो बैक पेन्स वगैरह होते हैं वो उससे नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज ब्रिज पोज, जिसे हम सेतु बंद आसन भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ जो है वो होगा डाउनवर्ड डॉग पोज। डाउनवर्ड डॉग पोज में, जिसको हम पर्वत आसन बोलते हैं, जिसमें कि आप पूरा, आपके हिप जो है वो ऊपर होते हैं, आप इस तरीके से होते हैं। ठीक है। तो जो आपकी ऊपर की जो बॉडी है और जो नीचे की बॉडी, वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग की हील्स पूरे नीचे ज़मीन पर नहीं जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे उसको कोशिश करो कि नीचे लेकर के आओ। जितना नीचे लेकर आओगे उतना ज़्यादा आपकी जो नीचे जो आपके काफ मसल्स होते हैं, जहाँ पे आपको क्रैम्प्स होते हैं, वो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा आसन ये हुआ। तीसरा आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो भी आपको ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी स्ट्रेच करने में हेल्पफुल होता है, और जो आपके ऑर्गन्स हैं अंदर की तरफ वो पूरे मसाज कर देता है। तो ये तीनों चीज़ें फॉलो करें, प्लस वॉकिंग ज़रूर करें। वॉक आप बिल्कुल छोड़ें नहीं। ओके। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बार डायबिटीज़ का इशू आता है लोगों को, शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करने लगता है। तो आफ्टर डिलीवरी हमें डायबिटीज़ को फिर से रिवर्स करना है, तो क्या ये नेचुरली हो जाता है या इसके लिए कोई प्रोसेस है?
ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कई बार कई लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। वैसे तो ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो कि हम्म, हर किसी को, ऑलमोस्ट हर किसी को हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दो बॉडीज़ हैं अब अंदर, है ना? आप खुद की, आपकी बॉडी है, एक अंदर एक और बॉडी है, तो राइट दोनों राइट। की चेक हो रही है। अब जो भी चीज़ चेक हो रही है, अच्छा। जो भी टेस्टिंग हो रही है, वो आपकी भी शुगर चेक हो रही है, बच्चे की भी शुगर ओके। चेक हो रही है, तो कई बार वो स्पाइक दिखाता है। ठीक ठीक है। है। और जैसे कभी कभी जैसे मैंगो का सीज़न आ गया, हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से मैंगोज खा लिए, तो उसकी वजह से भी कभी कभी आ जाता है। पर हाँ, ये तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा शुगर, वैसा शुगर ना लें जो वाइट शुगर वगैरह होती है, हम कोशिश करें कि हम उसे ना लें। जो यूजुअल जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो जो थोड़ी सी अगर बड़ी हुई है तो वो बाद में ख़त्म हो जाती है, अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब आप ब्रेस्ट फीड करोगे, आपके अंदर से ऑलरेडी सब कुछ निकल जाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाएंगी। ओके। कई लोगों का वो ख़त्म नहीं होता है, वो हम्म, इसीलिए क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा हाई पे था, या तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जंक लिया है, या तो फिर ख़त्म हो, जैसी डिलीवरी हुई फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग पे 3 महीने 6 महीने बाद वापस से आ गए। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अब अगर आप थोड़ा सा अपने, अगेन अगर आप थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, और मैं ये बोलूँगी कि कई बारी क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग का 1 साल 2 साल बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम बच्चे में एंगेज हो जाते हैं। ओके। ये जो 1 ईयर 2 ईयर का पीरियड होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है एक मदर के लिए, कि अगर वो अभी अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, तो ये सारी चीज़ें बाद में, बल्कि पता है, आप अपनी जो पहले की बॉडी थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, कहीं ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर लोगे, ओके। वेट भी और हेल्थ भी। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको भी आप क्रॉस कर सकते हो बहुत इजीली, अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करने लग जाओ उस टाइम। तो योगा करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कीजिए, और अच्छा हेल्दी फूड ज़रूर खाइए। राइट। अब क्या होता है कि बहुत बार जैसे आपने बोला कि अच्छा और हेल्दी फूड खाइए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो खुद को पैम्पर नहीं कर पाते, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जहाँ तक बात है न्यूट्रिशन की, तो उन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, जो एक प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है वो भी नहीं मिल पाता है, प्रॉपर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का सप्लीमेंट्स जो एक जेनरिक हो, जो एक फिट इंसान ले सकता हो, जिसे कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, तो वो क्या सप्लीमेंट्स होंगे जो आप रिकमेंड करना चाहोगे यहाँ पे? सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए या फिर नहीं है, नॉर्मल न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम बात करें तो। नॉर्मल? आप फिर प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। प्लस जो भी आपको मेडिसिन, देखिए डिलीवरी के बाद में भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन अच्छा, डॉक्टर्स सजेस्ट करते प्रिस्क्राइब हैं, खुद ही करेंगे। करते हैं। वो ओके। कई बारी फॉलिक एसिड भी बोलेंगे, हम्म। कई बारी आपको आयरन भी बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। कैल्शियम भी आपको बोलेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको लेनी है। प्लस आप जो भी कर्ड वगैरह है, ये सब का इंटेक आप बढ़ाएंगे, आप नारियल पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, ड्राई फ्रूट्स का, सीड्स का इंटेक बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें नेचुरली वर्क करेंगी। उसी के साथ अगर आप बीट रूट लेना शुरू करते हैं, शकरकंद जो होता है, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें आपको डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं और फाइबर भी बहुत अच्छा बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स की तरह बहुत अच्छा काम करती हैं। प्लस हाँ, जो एक्स्ट्रा जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसे आपको लेना ज़रूर है, उसे हम ओके। छोड़े नहीं, तो ज़्यादा ज़रूरी राइट। है। एंड डिलीवरी के बाद क्या ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? डिलीवरी के बाद एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। ओके। ये जो बहुत बड़ा मिथ है जो कि सोसाइटी में अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोग, पुराने लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, अभी बच्चे को ठंडी लग जाएगी, अभी बच्चे को राइट ऐसा हो राइट। जाएगा, ठंडा मत खा ले, बाहर मत निकल जा। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक अगर है। एक मदर ठंडा गरम या कुछ भी खाती है तो क्या बच्चे पे इम्पैक्ट आता है? अगर माँ ने सपोज रात में आइसक्रीम खा लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे को जुकाम हो जाए या ठंड लग जाए, फीवर हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मिथ है। यस, ये बहुत बड़ा मिथ है कि माँ जो खा लेगी उससे उसको कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो पहले आपने जो खाना खाया है वो पहले आपकी बॉडी ने उस टेम्परेचर को, उस चीज़ के टेम्परेचर को चेंज किया है। ओके। आपकी बॉडी के अंदर खुद ही गर्म टेम्परेचर है, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए गर्म करती है। अगर आपने आइसक्रीम खाई है तो पहले उसको वो गर्म करेगी, उसके बाद में जो उसका न्यूट्रिशन है वो आपके बच्चे के पास जाएगा। तो इस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिए कि हाँ, अगर रोज़ रोज़ खाओगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को भी इम्पैक्ट करेगा, फिर वो आपको डायबिटीज़ होगी और फिर वो बच्चे को भी इम्पैक्ट करेगा। बट हाँ, कभी कभी अगर आप खाते हो और ऐसा कुछ करते हो तो उससे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होता है। बच्चे की बॉडी जो लेती है, बच्चे के अंदर पता है आपको एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है, जो उसको लेना है और जो उसको नहीं लेना है वो ओके। उसकी बॉडी को भी पता है। तो वो चीज़ें प्रॉपर वैसी ही जाएंगी जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये नेचर ने ही बना करके उसको भेजा है, क्योंकि नेचर का काम है कि इस बच्चे को दुनिया में लेकर के आना है। तो वो आपकी बॉडी को उस तरीके से बनाता है कि ये फिल्टर मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ से ये चीज़ इसके अंदर जानी चाहिए, ये चीज़ इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जो भी चीज़ें खाते हो उसका न्यूट्रिशन, नरिशमेंट पूरा आपके बच्चे के अंदर जाता है। बट फिर भी डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जब आप फीड करा रहे होते बच्चों को, तो इस तरह की चीज़ें मत खाओ जो एसिडिटी करती हों, क्योंकि बच्चों को भी फिर एसिडिटी हो जाएगी। ऐसा कुछ है, होता है या जस्ट एक मिथ है?
एक्चुअली वो बच्चे की वजह से नहीं होता है, वो बच्चे आपके को लिए हो रहा है वो सारी चीजें। आपके लिए हो रहा है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है मतलब क्या हो रहा है, आपकी हार्ट बर्न होगा, आपको सब कुछ ऊपर की तरफ जलता हुआ सा फील होगा, आप बैठकर फीड ही नहीं करा पाओगे उस बच्चे को, ओके। राइट। फिर आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, आपको एसिड रिफ्लक्स होगा, आपको जितने भी सारे प्रॉब्लम्स मतलब सब कुछ आपको ही होने वाला है। बच्चे के पास में एसिडिटी कैसे जाएगी, हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एसिडिटी हो रही है? ओके। बच्चे को स्टूल्स भी पास हो रहे हैं कि नहीं वो भी हमको नहीं पता, वो अंदर हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, या बच्चे को जो भी कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को एसिडिटी वगैरह होती है, नहीं। हाँ, जो भी है आप हेल्दी चीज़ें लेंगे और वो चीज़ें जब ब्रेस्ट फीड से बच्चे के पास जाएगी तो वो उसको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके। एंड यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं डिप्रेशन की, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन क्यों इतना कॉमन है? मेजरली बिकॉज आपके हार्मोन्स एकदम से डाउन हो गए हैं। तो जब हार्मोन्स हमारे डाउन हो जाते हैं तो जो हमारी बॉडी जो इतना अच्छे से काम कर रही थी, ब्रेन जो इतना अच्छे से काम कर रहा था, कई लोगों को ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, किसी रूम में गए, क्यों गए थे याद नहीं, पता Okay. नहीं क्या हो गया, मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा वीक हो जाती है इस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, और डिप्रेशन हो जाना इसीलिए और भी ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई वैसे ही आपके पास 10 लोग हैं, फिर एकदम से 10 लोग चले गए। अब अच्छा। आप आपके बच्चे के साथ हो, या फिर आपके हस्बैंड जॉब पर हैं, या फिर वो घर पर भी हैं थोड़े बहुत टाइम के लिए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप फिर ये घबराने लग जाते हो। अभी तक क्या होता है, 10 लोग बच्चे को देख रहे होते हैं, कोई उसका सुसु पोटी साफ कर देगा, कोई उसको खिला देगा, कोई उसको सुला लेगा, और आप भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाते हो, आपके पास बातें करने के लिए बहुत लोग होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आप अकेले हो गए, तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करने लग जाती हैं कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस तो होते ही हैं ऑब्वियसली, तो हमारे मन में भी ये डर आता है, मैं केपेबल इनफ हूँ कि नहीं इस चीज़ को करने के लिए। दूसरा रीज़न होता है कि जो मदर्स जिनकी खुद की मदर्स को या उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर्स को ये सब चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, कई बार देखा गया उनको भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। एक मेरी क्लाइंट थी जिनको ये चीज़ इम्पैक्ट की थी, उनको 2 महीने तक बस सिर्फ रोना ही आता रहता था, बट आफ्टर 2 मंथ्स वो चीज़ें अपने आप वैनिश हो गई। फिर उन्होंने जब अपनी मदर से डिस्कस किया तो पता चला उनको भी ये सेम चीज़ हुई थी। ओके। तो ये जेनेटिक्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यू शुड बिकम द चेन, जो आप चेन ब्रेक करो। तो वो अगर आपको पहले से पता हो कि मेरे साथ पोस्टमार्टम ये हो सकता है, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, राइट। पता ही नहीं है तो फिर आपके साथ भी वो होगा, फिर आप दूसरे को भी वही चीज़, आपके बच्चे को भी वही हैम्पर करोगे। राइट। तीसरी चीज़ होती है हमारे मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक्स हमें दिए जाते हैं, वैसे तो वो हमारे भले के लिए दिए जाते हैं कि हमारे सारे जो घाव हैं वो भर जाएं, राइट। लेकिन उसका नाम का मतलब ही क्या है, एंटी एंड बायोटिक्स। मतलब एंटी है लाइफ का, बायो इज लाइफ, राइट। तो जब आपकी लाइफ के लिए ही वो एंटी है, मतलब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब वो जो मेडिसिन आप लेते हो ना, एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से वो जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है, क्योंकि उसको डिफरेंस थोड़ी ना पता है गुड वाले को मारना है कि बैड वाले को मारना है। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। उसकी वजह से हमारा जो गट सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस्ट्रिक इशूज़, एसिडिटी, और ऊपर से हम इतना सारा जंक खाते हैं, सोडास पी रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और जो गट है हमारा वो क्या है, वो सेकेंड ब्रेन है, राइट। फर्स्ट ब्रेन हमारा हेड में है, दूसरा ब्रेन हमारा पेट में है, राइट। तो ये दोनों का कनेक्शन ही गड़बड़ हो गया। तो जब हमारा सेकेंड ब्रेन डिस्टर्ब हो गया तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन होना ही होना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग इन टू प्ले। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आई वुड से, कि धूप में हमने जाना बंद कर दिया। धूप में हम बिल्कुल भी नहीं जाते आजकल, तो वो हमें बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि धूप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपके मूड के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। D3 डेफिशिएंसी। यस, एग्जैक्टली। तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल। D3 और B12 इज़ वेरी वेरी कॉमन डेफिशिएंसी के लिए। सो ये सब चीज़ों की वजह से आपको डिप्रेशन आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। ओके। सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है, इसको बेटर फील करने के लिए ड्यूरिंग जब आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? पहले तो पहली चीज़ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे हो क्या रहा है। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उन्हें हो क्या रहा है। जैसे हम बैठे हुए हैं, रोना आ गया, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। इमोशंस पे बेसिकली कंट्रोल नहीं रहता आपका। काफ़ी ज़्यादा। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ज़रा सा कुछ बोल दिया, क्या हो गया, तू बैठ कर के दूध नहीं पिला पाई, उतने में लगने लगता आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं अपने बच्चे को फीड कर पाऊँ। कई बार किसी ने बोल दिया कि यार योगा कर रही थी, तेरे को सी सेक्शन फिर भी हो गया, तो फिर ये वाला डर लगने लग जाता है, अरे यार मैं अपने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर पाई। तो खुद के लिए जो मेजरली यही होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो जब ऐसा होता है कभी भी, तो दिस इज, ये आपको सिम्टम्स समझने हैं पहले तो कि मुझे हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले तो सजेस्ट करूंगी कि आप शुरू में ही 9 मंथ्स की जर्नी में ही कुछ ऐसी चीज़ अपनी ज़रूर रखिए जो आपको करना पसंद है।
जैसे कि किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को छत पे अकेले घूमना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, राइट? तो जो चीज़ें आपको पसंद है, एक एक्टिविटी ऐसी ज़रूर रखो जो कि आप बाद में भी फॉलो कर सको, ठीक है? आपका राइट। बच्चा डिलीवर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग एक ऐसी हॉबी है जो कि आप बाद में इतना अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि आप पहले गा रहे हो 9 महीने, आपका बच्चा अंदर सुन रहा है, उससे वो बढ़ रहा है, ठीक है? जब वो डिलीवर हो गया, अब आप उसको गाना सुनाओ अपना, वही वो ओके। आराम से सो जाएगा। तो उसमें भी आपको हेल्प हो गई, प्लस आपकी जो एक्टिविटी थी वो भी आपको, तो मतलब एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखनी है जो कि आपको हेल्प कर रही है कि आप मतलब जो आपको करना पसंद है। दूसरी चीज़, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करो, क्योंकि आजकल क्या है ना, हमारी सोसाइटी में अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, पहले क्या होता था कि घर में ही 4-5 लेडीज़ होती थी जो बात कर लेती थी, तो सब चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती थी, पता नहीं रहता था। राइट। बट अब ये है कि अब बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। घर में सिर्फ हस्बैंड है। अब मेल वाली एनर्जी आपको नहीं चाहिए, आपको इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत है कि कोई मेरी बात तो समझे। आप हस्बैंड को बताओगे, हस्बैंड हाँ ठीक है, वो सॉल्यूशन देने लगेगा। हाँ वो सोल्यूशन देने लगे। बहुत सारी राइट। चीज़ें होती हैं, उनकी गलती भी नहीं है, हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल। वो जैसा बनाया गया है वैसा है। बट हाँ, तो अब क्या ज़रूरत है, आपको एक ग्रुप प्रॉपर हो आपका, नॉट जस्ट विमेन, कोई भी, जैसे कि आपने एक योगा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, थोड़ा वक्त जहाँ पर आप वहाँ पर स्पेंड करो। सोशल हाँ नेटवर्क में। एग्जैक्टली, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि मैं किसी के साथ में हूँ, कनेक्टेड राइट। हूँ, तो मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। जैसे अभी मैं अपनी योगा क्लासेस की बात करूँ, हम्म। तो वहाँ हम लोग लास्ट में सब लोग हंसते हैं। तो जब सब लोग हंसते हैं, तो जब सबके मुस्कुराते हुए चेहरे बंद होते हैं ना, तो पूरा दिन भर उनका बहुत अच्छा एनर्जेटिक जाता है। तो काइंड ऑफ इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर करें। ओके। थर्ड इज़ कि आप नेचर से कनेक्ट ज़रूर हो, और जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई, सारी चीज़ें आप नेचर से ज़रूर कनेक्ट करें अपने आप को। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी जो मन की बातें हैं वो बोलना सीखो। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम पहले से ही एक वो बना लेते हैं, प्री कंसेप्शन बना लेते हैं कि अभी अगर मैंने ये बोला तो इसका जवाब ये मिलेगा, तो मैं बोलती नहीं फिर, ओके। है ना? मैं अगर ये बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड को ये हेल्प कर दो, तो वो ये जवाब देंगे, तो मैं नहीं बोल रही यार छोड़ना, फालतू लड़ाई का रीज़न बन जाएगा। तो राइट। ये हमें नहीं करना चाहिए। बोलो, आपको जवाब मिलेगा, तब आप सोचना ना कि अब इसके बारे में क्या करना है। अगर उन्हें ना बोलना होगा तो वो बोल देंगे, फिर आप उनसे इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। पहले से बिल्कुल। आप क्यों उसका सोच करके चल रहे हो। और ऐसे हस्बैंड्स नहीं होते हैं कि हर चीज़ के लिए मना कर दें, वो समझते हैं कि रात भर से नहीं सोई है तो इसको हेल्प करना है। राइट। एंड अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो जैसे कल्चर यहाँ पे आ गया है यूनिसेक्स जिम्स का, सोसाइटीज़ में अपार्टमेंट्स में भी जिम होते हैं, तो औरतें भी जिम जाती हैं, उनको भी एक वहाँ पे मी टाइम मिल जाता है, जो आपने कहा कि ग्रुप मिल जाता है, और लड़कियों का जहाँ पे वो बातें करते हैं, आपस में बैठ के जुम्बा करते हैं। तो सपोज़ डिलीवरी हो गई है और एक फ़ीमेल है, उसे फिर से जिम ज्वाइन करना है, और वो सारी चीज़ें करती है, लिफ्टिंग भी कर रही है, योगा भी करती है, जुम्बा भी करती है। तो जब वो लिफ्टिंग कर रही है, उस टाइम पे कुछ ऐसी मूवमेंट होती होंगी जो रिस्ट्रिक्टेड होती होंगी, जो नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी? सिर्फ जिम की बात करें आप? हाँ, पहले जिम की बात करते हैं। जिम में एक तो जो डेड लिफ्ट होता है, जिसमें कि आप वेट पैर पर रखते हैं और ऊपर एकदम से उठाते हैं, राइट। वो आपके डायस्टेसिस रेक्टाई पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? इसके बाद में और भी चीज़ें, जैसे क्रंचेस हम करते हैं, राइट। क्रंचेस को एकदम डायरेक्टली ना करें, क्योंकि वो भी आपके एब्डोमेन मसल को एकदम बाहर की तरफ लेकर के जा रहा है, ओके। ठीक है? इसकी जगह पे आप बर्ड डॉग शुरू करें, वही एक योगा का पार्ट है वो। इसी के साथ में आप हम एक माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है। राइट? माउंटेन राइट। राइट। क्लाइंबिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इसी चीज़ के ऊपर, इसी मसल अच्छा, कोर वो के नहीं ऊपर। करनी है। वो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करें, आप थोड़ा सा 6 मंथ्स करीब हो जाएं, ठीक तब है। आप उसके बाद में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की ज़रूरत है। तभी हम बोलते हैं कि कोई रिस्की चीज़ में जाने से बेटर है कि आप हल्का फुल्का डांस वाली चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। जुम्बा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है आपके कोर मसल्स पे, और योगा तो आपको हेल्प करता है, वो हील भी करता है। राइट। सो ये अगला क्वेश्चन भी हमारा कि जिम में ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं 3 जो एक मदर आफ्टर डिलीवरी कर सकती है, ताकि उसकी फिजिकल शेप जो है वो वापस आ जाए? आप ऊपर जितने आप ऊपर से जितने भी वेट्स को पुल करते हैं वो आप कर सकते हैं। आप जो जितने भी आपके लेग वाले पुल्स हैं वो आपको नहीं करना है। इसी के साथ में आप कितने टाइम तक? 3 मंथ्स के बाद ही हम स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, वही है कि आप एक्सरसाइज एकदम से मत स्टार्ट करो। जो ओके। एकदम से हम स्टार्ट कर देते हैं ना, कई बारी कुछ लोगों की हैबिट होती है कि मैं तो पहले करती थी, तो अब तो मैं 10 किलो उठा लूँगी एकदम से। आप एकदम से उठाओगे तो कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। तो हमें धीरे-धीरे वार्म अप करते हुए चलना है, देन ओनली इट विल हेल्प यू आउट ना। ओके। ट्रेडमिल पे भी अगर आप चल रहे हो तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू, क्योंकि हमें वॉकिंग से स्टार्ट करना ही है। तो आप वॉक वहाँ पे स्टार्ट करो, जॉग एकदम से स्टार्ट मत करो। जॉग के लिए आप थोड़ा सा 1 मंथ रुको, ओके। दैट विल हेल्प यू आउट। फिर ये सारी चीज़ें आप
आपको हेल्प करेंगी। उसी के साथ आप जितनी भी लेट करके करने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके कोर के ऊपर वर्क करती हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो बेटर क्या होगा अगर वो होम वर्कआउट स्टार्ट करें या डायरेक्टली जिम स्टार्ट कर दें? होम वर्कआउट, नो डाउट, होम वर्कआउट, बट विद अ गाइडेंस, जो कि कोई हो जो आपको प्रॉपरली बताता हो, क्योंकि होम वर्कआउट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिम में पहली बात तो आप यही स्ट्रेस्ड रहोगे, मेरा बच्चा कौन देख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप होम वर्कआउट में रहते हो तो आप अपनी खुद की बॉडी के वेट का यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंजर नहीं करेगा। रादर देन अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, आप कोई भी वेट्स उठा लेते हो, तो वो आपकी बैक पेन को भी बैक को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके शोल्डर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके लेग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। सो रादर देन दैट, आप खुद से जो काइनेस्थेटिक्स होते हैं जिसमें कि हम अपने बॉडी के वेट से ही सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, या तो वो स्टार्ट करें या तो योगा स्टार्ट करें। राइट। अभी काफ़ी लंबा पीरियड होता है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाता है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ का एक पीरियड चलता है जिसमें उसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसे फॉलो करना होता है, फीड कराना होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनका जो पीरियड था वो दोबारा कब स्टार्ट होता है आफ्टर डिलीवरी? उसकी क्या साइकिल है? उसका कोई टाइम लाइन है या सबका डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट टाइम होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोगों का 1 साल भी हो जाता है, कई लोगों का नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। 1 साल भी होता 1 है? साल भी होता है। नॉर्मल है ये? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ब्रेस्ट फीडिंग से, ओके। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में आपका बहुत सारा फ्लूइड जा रहा है, राइट। सो बॉडी जब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग है, एक तो पहली बात तो आपको उसमें इंटीमेसी का भी मन नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो पीरियड है, जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी थोड़ा सा डिले होता है। कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है ब्रेस्ट फीडिंग भी, क्योंकि Okay. आपकी बॉडी ऑलरेडी उस टेंडरनेस में है, ऑलरेडी आपका ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बेबी के साथ आप कनेक्टेड हो। तो ये जो 1 ईयर वाला पीरियड है, इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल, और जिनका 1 महीने बाद हो जा रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। बस वही है कि आपकी फर्टिलिटी 1 महीने बाद शुरू हो गई, वहाँ पे 1 साल के बाद शुरू होगी, बट इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कब स्टार्ट कर सकते हैं डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद अगेन स्टार्टिंग का टाइम तो जो आपकी वाइफ है उसको हीलिंग के लिए चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो आजकल एक्चुअली नीचे भी कट लगाया जाता है, ठीक है। ओके। तो उसमें भी पेन होगा, और अगर वो सी सेक्शन हुआ है तो फिर ऑब्वियसली वो आपका जो पेट वाला एरिया है, एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे कट लगा है। तो दोनों ही जगह चीज़ें तो ऐसी है कि आपको पेन तो होता ही है। ओके। तो एकदम से हम वी कैन नॉट गेट इन टू इट, तो स्टार्टिंग का 1-2 महीना तो हीलिंग के लिए चाहिए होता है। बट हाँ, अगर आपकी हीलिंग जल्दी हो गई, अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लेडीज़ बहुत एक्टिव होती हैं, सुपर एक्टिव और सुपर जिनकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो यू कैन ट्राई एंड सी इफ़ योर पार्टनर इज कंफर्टेबल और नॉट। अगर वो कंफर्टेबल है देन इट इज़ ओके, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बट हाँ, कंफर्टेबल नहीं है और फिर अगर आपको ज़बरदस्ती की मैं बहुत दिनों से मैंने ऐसी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो ऑफकोर्स पर्सन टू पर्सन थिंग्स मैटर, वो हमें अकॉर्डिंग टू कंफर्ट लेके चलना चाहिए। राइट। एंड रिलेशनशिप में क्या इसका इफेक्ट आता है आफ्टर डिलीवरी? जब आपके पास एक बच्चा होता है, अब एक कपल के साथ एक तीसरा मेंबर भी आ गया है फैमिली में, तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या डिफरेंस आता है आफ्टर बेबी? रिलेशनशिप पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव या क्योंकि नेगेटिव? दोनों ही केसेस में Okay. मैं बोलूँगी, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपने जो चीज़ प्लान की थी अब वो आपके पास है, अब आप लोग दोनों एक मतलब आपकी लाइफ बढ़ रही है, आपकी फैमिली बढ़ रही है, तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली है। बिकॉज अब आप एक बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, उसके साथ हो, उससे प्यार करते हो, आपकी वाइफ के लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी अगर आप मतलब वैसे उस सेंस में लेके चलते हो, तो कि हाँ मेरी वाइफ ने मुझे मेरा बच्चा ला के दिया। और लोग अगर ये बोलने लग जाए कि ये तो तेरे जैसा दिखता है, मतलब हस्बैंड के जैसा, तो हस्बैंड के लिए मतलब वो हो जाता है कि वाह मेरे जैसा बच्चा दिया है इसने। तो वाइफ के लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, वो प्यार और बढ़ जाता है, लेकिन वो प्यार अलग सेंस में बढ़ता है। अब वो कई बार क्या होता है ना, विमेन वो प्यार को समझ नहीं पाती, यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अभी तक विमेन को ये वाली हैबिट थी कि हाथ पकड़ो, साथ में घूमो, डेट पे जाओ, घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कडल करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब वो उतना टाइम आपको नहीं दे पाते हैं, या फिर उतना वैसी वाली फीलिंग्स आपको नहीं आ पाती है, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे के पास भी शिफ्ट हो जाती है। तो वो प्यार आपको है, ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं है, पर वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो अब इसमें क्या है ना, पहली चीज़ तो जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से विमेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्लीप इश्यूज़ हैं ऑब्वियसली उसकी वजह से, तो झगड़े भी बढ़ जाते हैं।
मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती हैं। तो मैं बोलूँगी कि दोनों तरफ से हो रहा है ये सब चीज़ें, मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। किसी का आपके लिए ख़राब नहीं हुआ है, पर हमें समझ अलग लेवल पे आता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। राइट। तो अगेन कम्युनिकेशन विल हेल्प, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ गए हैं और एक लास्ट क्वेश्चन जिसकी बातें हमने की थी अपने शुरू के इस पॉडकास्ट में, गर्भ संस्कार आपने एक जिक्र किया था, तो गर्भ संस्कार एग्जैक्टली होता क्या है वो आप एक बार हमें बता दो। गर्भ संस्कार का मतलब ही है, जैसे नाम से पता चल रहा है, गर्भ का संस्कार मतलब आपके गर्भ में अब एक बच्चा आने वाला है, उसके लिए हम ऐसे संस्कार कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो बच्चा एक डिवाइन सोल आए इस धरती पर। क्योंकि हम ऑब्वियसली कोई भी माँ या कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा बच्चा है जो लड़ाई झगड़ा करता हो, मार्केट में जाकर के मारपीट करता हो, गालियाँ देता हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हर कोई ये राइट। चाहता है कि मेरा बच्चा थोड़ा शांत हो, सुशील हो, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करे, है ना। तो हम इसीलिए बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, कचरा वहाँ मत फेंको, डस्टबिन में डालो, बात अच्छे से करो, अच्छे से बैठो, ये चीज़ इस तरीके से खेलो, उसको मारो मत, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ें जब हम शुरू से ही लेकर के चलते हैं, जैसे कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे कि ऐसी कोई डिवाइन सोल को हम अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि जैसे आप हो वैसी ही सोल आपके पास आएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है, अगर मैंने अगर आम का बीज डाला है तो मुझे आम का पेड़ ही मिलेगा, मुझे एप्पल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो जो हम सोचते जाएंगे, जैसी हमारी सारी थॉट प्रोसेस होगी, वही सारी चीज़ें हमारे बच्चे की होगी। तो अगेन जो गर्भ संस्कार है उसमें भी हम जैसे कुछ मंत्रा चैंटिंग्स को फॉलो करें, कुछ हमारी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करें, जिससे कि हम वो स्पेस को एक डिवाइन स्पेस बनाएं, ताकि वो डिवाइन सोल वहाँ आकर रहे। मंदिर भी बनाते तो पहले वहाँ सफाई करते हैं, बिल्कुल। कचरे में हम मूर्ति कभी नहीं रखते, सेम एज दैट। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, जितने हम अपने आप को मेडिटेशन में डालते हैं ताकि हम पीसफुल रहें। हस्बैंड के साथ हम अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, जिसमें कि अगर हम दोनों मिलकर के कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, जस्ट 5 मिनट्स ऑफ मंत्रा चैंटिंग विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। उसमें आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपका जो बेबी है उसको क्या होता है ना, जो सोल आपके अंदर आने वाली है वो खुद ही अपने पेरेंट्स चूज कर रहा है। सिंपल। ठीक है, तो जैसे आप हो वैसा ही सोल आपके पास आएगा। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हम बहुत प्यार करने वाले, बहुत खुश रहने वाले हैं, तो उसी तरीके की सोल भी आपके पास आएगी। ओके। ठीक है, तो आपको बस वैसा ही बनना है। तो इसमें आप जैसे मेडिटेशन करेंगे तो आपको हेल्प करेगा, आप चैंटिंग करिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, आप थोड़ा नेचर को कनेक्ट कीजिए, आप अपने अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सारी गलत हैबिट्स को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि संत आत्मा बन जाइए एकदम से, ऑब्वियसली इस मॉडर्न सोसाइटी में आपको थोड़ा सा ज़रूरी भी है कि आप थोड़े से शार्प एज्ड भी हो, बट येस थोड़ी सी चीज़ें अगर हम चेंज करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लाइकवाइज गर्भ संस्कार भी आपको हेल्प करता है। ये एक्चुअली हम बोलेंगे कि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी से 3 महीना पहले ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। लेकिन अगर कई लोगों का वो भी मिस हो जाता है, तो एटलीस्ट आप प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करें। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ें मतलब एक काइंड ऑफ वही है कि आपको पूरा सीखें आप, तो फिर ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। पर हाँ, ये एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। राइट। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वाज रियली लवली एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये डिस्कशन करके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बताने वाला ही कोई नहीं है, और बताते भी कोई है तो बहुत सारे मिथ्स की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाती है, सोशल मीडिया और बहुत सारे लोगों की वजह से। बट हाँ, मैं आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाई, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया, एंड इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक्स फॉर कमिंग। और आपने जिस तरह से हर टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताया, आई थिंक सारे शहर, छोटे शहरों या बड़े शहरों, वहाँ की औरतें इसको सुनेंगी और ज़्यादा एजुकेट होंगी ये सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि इन सब बातों पे शायद ज़्यादा लोग सोसाइटी में बात नहीं करते। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई हैं जो कि मेरे लिए भी काफ़ी नई थी। बहुत सारे ऐसे मिथ बस्ट किए हैं जो मुझे भी लगता था ऐसा ही होता होगा, और हम इसे साइंस मानते थे, बट बहुत ही अच्छे से आपने उसे सिंप्लीफाइड किया। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मैम का जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर सकते हो। इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो प्रेगनेंसी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैम को आप डीएम कर सकते हो। इनकी क्लासेस हैं योगा की, वो ज्वाइन कर सकते हो। इनसे एक कंसल्टेशन ले सकते हो कि आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप सेशन के लिए भी जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।